अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। जराए में मुलव्वस अफराद अपने अपने जुर्म के हिसाब से अपना अपना बयान देते हैं। मैं कुछ ऐसे केसेस भी लेकिन इनमें होते हैं जहां जुर्म की नौयत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। समझ नहीं आता इस मामले में ज़्यादा कसूरवार कौन है और किसे जानबूझकर इस केस में फंसाया गया है। आज हर तरफ शोर मचा हुआ था। सब लोग इस औरत को देखने के लिए जमा थे जिसने अपने शौहर के साथ इंसानियत से गिरा हुआ सलूक किया। सब कह रहे थे ये पागल है क्योंकि इसका शौहर इस शहर का सबसे अमीर आदमी था। खूबसूरत था, जवान था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। तो फिर भी इस औरत ने इतनी सफाकी क्यों दिखाई? कोई औरत इतने वहशीपन का मुजाहरा कैसे कर सकती है? लेकिन मैं इस औरत को किसी और नजर से देख रहा था। मैं इसकी आंखों में देख रहा था कि इसकी आंखों में ना तो कोई खौफ था, ना ही कोई पछतावा। ऐसा लगता था जैसे कह रही हो कि जो मैंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। थोड़ी देर के बाद वहां पे पुलिस वाला आया। उसने कहा कि सर, इसके शौहर की हालत तो बहुत बुरी है, मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा रह पाएगा। तो फिर ये तो सीधा जेल ही जाएगी। मैंने कहा कि हाँ, लगता तो ऐसा ही है। और अचानक से ये देखकर हैरान रह गया कि वो हंस रही थी। वो कैसे हंस सकती थी? एक ऐसी औरत जिसने अपने हाथों से अपने घर को उजाड़ दिया था, अपने इतने अच्छे और मोहब्बत करने वाले शौहर को जंगली कुत्तों के सामने फेंक दिया था। सब इस पे हैरान थे। वो जेल में भी आ गई, उसने कुछ भी नहीं बोला। जब उससे पूछा गया कि तुमने ये सब क्यों किया, क्या तुम अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहती हो, तो उसने कहा कि मैंने जो किया मुझे इस पर कोई भी शर्मिंदगी नहीं है और आप लोग मुझे जान से मारने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। उसकी बातें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। सब इस नतीजे में पहुंच गए कि वो पागल है और उसे उम्र कैद की सजा हो गई क्योंकि उसका शौहर जख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से जा चुका था। वो एक अमीर आदमी था। उसके पीछे भी कुछ रिश्तेदार थे जो उसके वारिस नहीं थे, ना ही बन सकते थे, लेकिन वो इसका बदला जरूर लेना चाहते थे। जाने क्यों ये औरत मेरे दिमाग में बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही थी। मैं इससे पूछना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या कमी थी उसकी जिंदगी में जो ये सब करते हुए उसने एक बार भी ना सोचा। उसके शौहर का नाम मलिक रियाज था और इस लड़की का नाम रामीन मलिक था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरा ये काम तो नहीं था, लेकिन जिस जेल में उसको लाया गया था मैं वहीं का सुपरिटेंडेंट था। तो मैंने सोच लिया कि मुझे इससे बात करनी चाहिए। एक दिन मैंने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। वो सामने ही बैठी थी। मैंने कहा कि आप कुछ लेंगी, क्या मंगवाऊं आपके लिए? तो कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप मुझे चाय पानी पिला सकें या कॉफी पिला सकें। जो पूछना चाहते हैं पूछ लें। दरअसल उसकी तफ्तीश पहले ही हो चुकी थी, इसलिए मैंने एहतियातन पूछ लिया था क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए नर्म गोशा था। पर उसका पॉइंट बिल्कुल ठीक था। मैं समझ गया कि ये आम लड़की नहीं है। मैंने कहा कि हाँ, मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपने शौहर के साथ ऐसा क्यों किया जबकि वो आपकी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं करता था। उसने आपके नाम से कारोबार शुरू किए थे, प्लाजे बनाए थे। सारे शहर को पता है कि मलिक रियाज अपनी बीवी के पीछे पागल था, उसके लिए मरता था और आपने उसी को इस दुनिया से रवाना कर दिया। क्यों? क्या आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि हर कहानी के दो रुख होते हैं। मेरी कहानी का सिर्फ एक रुख दुनिया के सामने है। जब दूसरा रुख दुनिया के सामने आएगा तो दुनिया ये तय नहीं कर पाएगी कि वो मेरा साथ देगी या मेरे खिलाफ हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं वो दूसरा रुख भी जानना चाहता हूँ। उसने कहा कि इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर कि तुम उस रुख के बारे में जान सको। मैंने कहा कि हाँ, बिल्कुल। मैंने अपने आप को मजबूत करके पेश तो किया था, लेकिन मैं दिल ही दिल में थोड़ा सा डर गया था क्योंकि मैंने ऐसी औरत पहले कभी देखी नहीं थी। वो जितनी खूबसूरत थी, इतनी ही ज्यादा खतरनाक भी थी। उसने कहा कि ठीक है, तुम इस काबिल लग रहे हो कि तुम्हें अपनी कहानी सुनाई जा सकती है, तो फिर सुनाती हूँ अपनी कहानी और आखिर तुम फैसला कर लेना कि मैं सही थी या गलत। उसने कहा कि किसी को अंदर आने मत देना। मैं ये कहानी किसी भी दूसरे शख्स को सुनाना नहीं चाहती। मैंने अपने नीचे काम करने वाले दो लोगों को कह दिया था कि फिलहाल कमरे में किसी को ना भेजें। इसमें से एक आदमी बहुत ही अजीब सोच का मालिक था। उसने कहा कि क्यों साहब, आपने क्या करना है? मैंने कहा कि चुप कर जाओ, बाद में बताऊंगा कि क्या मामला है। मैंने उसे कहा कि अब तुम बिला झिझक मुझे अपनी कहानी सुना सकती हो। वो औरत कुर्सी पर बड़े आराम से बैठी थी। उसने कहा कि मेरा नाम रामीन है और मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत और जवान थी, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई भी मर्द नहीं था।
मैंने कभी किसी के बारे में सोचा नहीं, हमेशा खुद को अपने शौहर की अमानत समझा। मेरे बाबा एक छोटे-मोटे कारोबारी आदमी थे। उन्होंने कारोबारी सिलसिले में बहुत ज़्यादा कर्ज़े लिए हुए थे और दिन-रात परेशान रहते थे और मेरी ज़िंदगी के सबसे अहम इंसान वही थे। मैं इनसे हर बार पूछती थी कि क्यों परेशान हैं? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? लेकिन वो कुछ बताते नहीं थे। मैं इनकी परेशानी दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे मेरी ज़िंदगी भर की कुर्बानी माँग लेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन से कर दी। उसने मेरे बाबा के सारे कर्ज़े उतारने का वादा किया था और मेरे बाबा को कुछ पैसे नकदी भी अदा किए थे। इस बात का पता ना होता मुझे, तो शायद मैं उसके साथ ज़िंदगी गुज़ार लेती, लेकिन मुझे शादी के 1 घंटे पहले ही पता चला कि उसने मेरी कीमत अदा की है। मेरे तो कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। हम लोग पढ़े-लिखे और समझदार लोग थे। हम कोई पुराने ज़माने के लोग तो नहीं थे कि अपनी औलाद को बेच देते और ना ही इतने मजबूर थे। फिर मेरे बाबा ने ये सब कुछ किस वजह से किया? मैं अपने बाबा के पास गई और मैंने कहा कि ये झूठ है ना? तो मेरे बाबा ने कहा कि नहीं, यही सच है। लेकिन वो आदमी बहुत अमीर है। बस उसकी एक हकीकत है जो दुनिया वालों को नहीं पता। वो ये कि वो आँखों से अंधा है। पर ये बात किसी को नहीं पता। अगर ये बात लोगों को पता चल जाए तो उसके दुश्मन उसे आसान शिकार समझने लगेंगे। दुश्मनदार बंदा है, इसीलिए ये बात उसने आज तक किसी को पता नहीं लगने दी है। उसने अपने आप को इस तरह से ट्रेन किया है कि कोई नहीं जानता कि मलिक रियाज दरअसल आंखों की बिनाई से महरूम है और अपने ऊपर चाहे जितने भी पैसे लगा ले, उसका केस कुछ इस तरह का है कि वो आंखों से कभी भी देख नहीं सकता। इसीलिए उसने अपनी जिंदगी को इस तरह ढाल लिया। पर तुम क्योंकि उसकी बीवी हो, इसलिए तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। तुम भी किसी और को ना बताना। मैंने कहा कि बाबा, आपको कोई परवाह नहीं है कि आपने मुझे जिंदगी भर के लिए एक अंधे को सौंप दिया है और बदले में मेरी कीमत भी ले ली। आप मेरे बाबा हैं क्या? मैंने आपसे ये सब कुछ तो नहीं कभी चाहा था। आप ये कैसे कर सकते हैं? मेरे बाबा ने कहा कि बस ज़्यादा बातें नहीं करो। तुम्हारी शादी मैंने किसी न किसी से तो करनी ही थी ना। होता कोई गवर्नमेंट की नौकरी वाला, कोई ड्राइवर, कोई छोटा-सा आदमी, यहाँ इतने बड़े बिज़नेसमैन से तुम्हारी शादी करती है और तुम हो के ऐसी नाशुक्री की बातें कर रही हो। मुझे पता चल गया कि बाबा को अपने किए पे कोई भी अफ़सोस नहीं है और उन्होंने जो किया है वो इसको बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं और आइंदा भी समझेंगे। मैं रुखसत तो हो गई, लेकिन मैं इस इंसान को कभी भी कबूल नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मेरे बाबा ने मेरी कीमत वसूल की थी, तो उसने मेरी कीमत लगाई भी तो थी। उसने मेरे बाबा को कहा होगा कि पैसे ले लो और अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दो। जब मैं उसके घर में दाखिल हुई, तो मुझे बताया गया कि आज हमारी सुहागरात नहीं है, क्योंकि आज साहब भी बहुत थके हुए हैं और आप भी थकी हुई हैं और इस घर में लोगों से ज़्यादा नौकर थे और नौकरों को देखकर ऐसा मालूम होता था कि वही इस घर को चलाते थे। उन्होंने कहा कि आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। साहब आपसे कल मिलेंगे। अभी वो अपने कमरे में हैं, वो अपने कमरे में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब उन्हें आपकी ज़रूरत हुई, तो वो आपको बुला लेंगे। मैंने कहा कि ठीक है और सोच लिया कि मुझे क्या करना है। वहाँ पे अगर नौकरानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मेरी ही उम्र की एक थी, इसीलिए इसे मेरे लिए रखा गया था, ताकि मेरी वो खिदमत कर सके। उसका काम मेरे पर्सनल काम भी करना था। मैंने उसे कहा कि मेरा एक काम है, अगर तुम करोगी, तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूँगी, क्योंकि मेरी दौलत तो मेरे पास रेल-पेल थी अब। मेरे लिए हज़ारों किस्म के तोहफ़े-तोहफ़ मेरे कमरे में मौजूद थे। पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, इतना कुछ पड़ा था। सोने के इतने सेट थे कि अगर उसे एक सेट ही दे देती, तो वो मेरी बात ज़रूर मान लेती। मैंने कहा कि तुम्हें मेरी जगह साहब के कमरे में जाना होगा। जब उसे ये बात बताई तो वो परेशान हो गई। उसने कहा कि नहीं, साहब को पता चल गया तो? मैंने कहा कि साहब को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ना तो उन्हें मुझसे कोई बात की है और ना ही उनको पता है कि मैं कैसी हूँ, कौन हूँ, मेरा वजूद कैसा है, एहसास कैसा है। बस तुम खामोश रहना और ज़्यादा बातें ना करना। अगर कुछ पूछे तो कहना कि मुझे ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं है और इसी तरह दिन गुजार लो। मैं इस आदमी की दस्तरस में नहीं जाना चाहती, तुम्हें बदले में बहुत सारे पैसे दूंगी। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि वो औरत बहुत लालची थी, क्योंकि अगर लालची ना होती तो मेरी बात ना मानती। उसने कहा कि ठीक है और वो जाने के लिए तैयार हो गई। उसे वहाँ भेज के मैंने सुख का सांस लिया। सुबह हुई तो वो नजरें चुराती हुई इधर उधर फिर रही थी। मैंने कहा कि देखो, जितने पैसे तुम्हें मैं दे रही हूँ, इतने पैसे तुम सारी जिंदगी इस घर के बर्तन धो के या मेरे पैर धो के भी नहीं कमा सकती थी। मैं उसे बार बार समझा रही थी और वो कह रही थी कि ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये बात तो आपने सही कही। मैंने सुना था कि अमीर लोग थोड़े से बेवकूफ़ भी होते हैं और ये वाकई बेवकूफ़ था। ये पूरा दिन मुझसे बात वगैरह भी करता था और हम साथ भी बैठ के खाना भी खाते थे। मैंने अपनी नौकरानी को कहा था कि तुमने ज़्यादा बात नहीं करनी और शायद उसने यही बात की थी। उसने मुझे कहा कि जब हम लोग एक साथ होते हैं तो तुम मुझसे बात ही नहीं करती।
मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इस लम्हे में तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे के साथ खुश हो भी या नहीं। तो मैंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता बातें करना। वो समझता था कि मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। वो मुझ पर अपनी सारी दौलत दोनों हाथों से लुटा रहा था। मैं जो कहती थी वो कहता था कि ठीक है, खरीद लो। उसने मेरे लिए एक गाड़ी खरीद ली थी और नौकरानी तो मेरे लिए पहले ही रख दी थी। इस घर में मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। मेरी जिंदगी यहाँ पर बहुत अच्छी गुजर रही थी। पता चला कि मेरे बाबा ने उसके दिए हुए पैसों से अपने सारे कर्जे उतार लिए और अब बाबा ने दूसरी शादी कर ली। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मेरे बाबा ने जिस लड़की से शादी की थी उसकी उम्र मुझसे भी कम थी। वो इसके साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे थे और मुझे यहाँ पर एक ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए भेज दिया था जिसमें मेरी खुशी शामिल ही नहीं थी। मैं अपने आप को बहुत समझदार समझ रही थी। मुझे लगता था कि मैंने अपनी मुश्किलों का हल निकाल लिया है। मैं इस आदमी के पास नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मुझे वो अपना खरीदार लग रहा था। लेकिन जब मैंने उस नौकरानी की हालत देखी तो मैंने अपनी अकल पर जश्न मनाया कि शुक्र है मैंने इस आदमी की दस्तरस में नहीं जाना, क्योंकि एक हफ्ते में ही उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो तो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। वो कहने लगी कि बीबी जी, मुझे आप जो पैसे देंगी मैं उनको कब तभी इस्तेमाल करूंगी ना अगर मेरी सेहत ठीक रहेगी और मैं जिंदा रहूंगी। अब मुझसे ये कुछ भी नहीं होता। मुझे माफ़ कर दें। मैं आपकी बातों में आ गई थी। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। ये सब मेरे लिए बर्दाश्त नहीं होता। आपका शौहर है। आपके हिस्से की सज़ा मैं नहीं सह सकती। मैं परेशान हो गई क्योंकि अगर वो इनकार कर देती तो वाकई मुझे अपने हिस्से की सज़ा खुद सहनी पड़ती। मैंने उसे फिर से सब्ज़ बाग दिखाने शुरू कर दिए, बातों में लगाया और कहा कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा, क्योंकि अब अगर तुम बीच में से हट गई तो फिर उसको पता चल जाएगा। वो मेरी नौकरानी थी, मेरे एहसानों के नीचे दबी हुई थी, इसलिए वो फिर से मेरी बात मान गई। मेरे शौहर का तरीका कुछ अजीब सा मालूम होता था। वो हफ्ते में 2 दफ़ा मुझे अपनी गुर्बत में बुलाने के लिए कहता था। पहले से ही बता देता था कि आज शाम को आना है, यानी कि इससे पहले मैं तैयारी कर लूँ, अच्छे से कपड़े पहन लूँ, तैयार हो जाऊँ, अपने आप को सजा सवार लूँ और फिर उसके पास जाऊँ। ये सब कुछ अपनी नौकरानी से करवाती थी मैं, और न जाने इस वक्त मेरी अकल पे क्या पर्दा पड़ा था कि मैं ये भूल गई थी कि वो जो आदमी इतना बड़ा बिजनेसमैन है और इतने सारे लोगों को धोखा दे रहा है, वो मेरे धोखे में कैसे आ सकता है। क्योंकि एक दिन मैं नौकरानी की इस कमरे में चीखें मारती हुई बाहर निकली और वहां से भाग गई और मैं अपने कमरे में ही डर के मारे दरवाजे के पीछे छुप गई। मैं नहीं जानती थी, ये चाहती थी कि मेरा शौहर अब यहाँ पर आए और उसे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि उसके पास आंखें नहीं थी। लेकिन वो फिर भी अपने सारे काम इस तरह से करता था कि जैसे अंधा नहीं है। मुझे कभी-कभी शक होता था कि ये अंधा नहीं है, इसके पास आंखें हैं। ये भी झूठ है, लेकिन फिर मुझे नौकरों ने बताया कि नहीं, इसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इसके बाद इसकी जान तो बच गई, लेकिन ये मामला इनके साथ आंखों के साथ वाकई है। मेरा शौहर अपने कमरे में जाके सो गया। जिस तरह से नौकरानी भाग कर गई थी, कोई ना कोई बात तो उसे करनी थी चाहिए। उसकी खामोशी आने वाले तूफान की पेशखैमा साबित हुई थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। उसके बाद वो नौकरानी वापस नहीं आई, लेकिन उसने पैगाम भिजवा दिया। दूसरी नौकरानी ने मुझे बताया कि उसकी हालत बहुत खराब है, वो बहुत डरी हुई है, अब वापसी का रुख नहीं करेगी। पर अजीब बात तो ये थी कि मेरे शौहर ने मुझे अपने कमरे में नहीं बुलाया और फिर एक दिन जब वो मेरे साथ बैठा तो अजीब सी बातें करने लगा। मेरा शौहर मेरे पास बैठा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि तुम्हें पता है तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैंने कहा कि आपको कैसे पता? उसने तो मुझे कभी देखा भी नहीं। उसने कहा क्यों नहीं देखा? देख सकता, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, तुम्हारी खुशबू को सूंघ सकता हूँ। तुम जानती हो तुम्हारी खुशबू बहुत खूबसूरत है। मुझे पता था कि अंधे लोगों की सूंघने की हिस्स बहुत तेज होती है और वो मुझे मेरी खुशबू से पहचान सकता था। इसीलिए मैं जो परफ्यूम खुद इस्तेमाल करती थी, अपनी नौकरानी को भी वही परफ्यूम लगा के भेजती थी। उसने कहा कि तुम्हारा परफ्यूम कौन सा है? मैं बहुत ही ज़्यादा दिलनशी है। मैंने कहा कि आप मेरे लिए जो कल तोहफे में लेकर आए थे। उसने कहा कि हाँ, लेकिन तुम्हें पता है कि औरत किसी को भी परफ्यूम की ज़रूरत नहीं होती, उसकी अपनी एक खुशबू होती है और मैं तुम्हारी खुशबू को अच्छी तरह पहचानता हूँ। फिर तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हो गई कि तुम मेरे कमरे में रोज़ रात को एक नीच नौकरानी को भेजोगे और मैं समझ नहीं सकूंगा कि वो तुम नहीं नौकरानी है। मेरे अंधेपन का फ़ायदा उठा रही थी तुम मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा ले रही थी। मेरा हाथ पकड़ के बैठा था, लेकिन अब बात करते-करते वो मेरे हाथ को दबा रहा था। उसने मेरे हाथ को इतनी ज़ोर से दबा दिया था कि मुझे लगता था कि मेरा हाथ टूट जाएगा। यहाँ तक कि मेरे मुँह से आहें निकलना शुरू हो गई। मैं डर भी रही थी। मैंने कहा कि छोड़ो मुझे, छोड़ो। हाँ, मैं नहीं आना चाहती तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने मुझे खरीदा है। मुझे मेरी अच्छी भली ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया है तुमने, और तुम्हें पता होना चाहिए कि खरीदी हुई चीज़ों को आप कभी भी मन चाहे सुख से नहीं मिलते। छोड़ दो मेरा हाथ। मैं बुरी तरह चिल्लाई और मैंने अपना हाथ छुड़वा लिया।
लेकिन थोड़ी देर बाद उसने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और ये काम उसने 2 लोगों को भेज के किया था। वो मुझे ज़बरदस्ती उसके कमरे में ले गए थे। मैंने सोचा कि अंधा आदमी है, मैं उसके पास अपनी मर्ज़ी से कभी भी नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं नाकाम रही थी। औरतों को ये बात समझ नहीं आती कि मर्द हमेशा औरत से जीत जाता है। ताकत में भी, ज़िंदगी में भी, मुआशरे में भी, वो औरत से हमेशा जीत जाता है और जो औरतें मर्द से जीतने की कोशिश करती हैं, वो अपने आप को धोखा दे रही होती हैं। लेकिन मुझे तो ये धोखा देने का वक़्त ही नहीं मिला था। 7 दिन तक मैं इसके कमरे में थी और 7 दिन बाद बाहर निकली, तो मेरी हालत ऐसी थी कि सारे नौकर मुझे देखकर फूट-फूट कर रोने लगे थे। मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था और मुझे अपनी कहानी ऐसे सुना रहे थे कि जैसे ये सब कुछ उसके ऊपर से हुआ है और मुझे भी बहुत कुछ महसूस हो रहा था। मैं शर्मिंदा हो रहा था। वो खामोश हो गई। उसने कहा कि इसके बाद इस शख्स ने मुझे मज़ीद इसी तरह से अज़ियतें देने का अमल जारी रखा। वो मुझे तंग करता था। मेरी ज़िंदगी अज़ाब हो गई थी। मैं नहीं रहना चाहती थी उसके साथ। वहाँ से भाग जाना चाहती थी और एक दिन भाग गई। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा कि अगर भाग गई थी तो फिर उससे खुला ले लेती या उसको मजबूर करती कि वो आपको तलाक दे देता। आपने उसे इबरतनाक निशान क्यों बना दिया? उसके साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया? मैंने कहा, मैं बदला लेना था। मैंने उससे कहा कि मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन आपने भी तो उसे धोखा दिया था ना। आपको उसी की सज़ा मिली और फिर वो आपका शौहर था। अगर आप उसे पहले दिन ही कबूल कर लेतीं, तो आपके साथ ये सब कुछ नहीं करता। और फिर उसने क्या किया? अपना हक ही तो इस्तेमाल किया। आपका शौहर था, उसका आपके ऊपर हक था। अगर उसने अपनी मर्ज़ी से ये हक इस्तेमाल किया होता, तो आपको कोई मसला नहीं होता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसे इस बात की सज़ा नहीं मिली, क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे के निकाह में थे और वो आप किसी भी शिकायत नहीं करेंगे, तो आपको तसल्ली तो दे सकता था। लेकिन ना तो ये कानून इस बात की सज़ा दे सकता है और ना ही हमारे मुआशरे में ऐसे मर्दों के लिए कोई सज़ा है, क्योंकि वो आपको ये हक रखते थे। आप इस बात को झुठला नहीं सकते। रामीन ने कहा कि हाँ, बिल्कुल, मैं जो भी मुझे उसके साथ करना था मैंने कर दिया, लेकिन इससे दूर हो गई, गायब हो गई। वो मुझे तलाश करता रहा, लेकिन मैं उसे नहीं मिली और मैंने 3 कुत्ते पाल लिए। इन कुत्तों को मैंने इतना प्यार और मोहब्बत से पाला कि वो मेरे वफ़ादार हो गए और फिर उसके बाद मैंने उनको बहुत ख़तरनाक बना दिया। इतना ख़तरनाक कि मेरे अलावा अगर मैं इशारा करूँ, तो वो किसी भी शख्स को 1 मिनट में ढेर कर सकते थे। और फिर मैं अपने घर गई और इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। मैंने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया। मैं सोच रहा था कि शायद आपकी कहानी सुनकर मैं इस नतीजे पे पहुंच जाऊंगा कि आप मजलूम हैं, आपके साथ भी ज्यादती हुई है और आपने ये कहा था कि आप मेरी कहानी सुनकर फैसला कीजिएगा कि मैं बुरी थी या नहीं। लेकिन आप तो वाकई बुरी थी। आप उसे छोड़ देती, उसके लिए यही सज़ा काफ़ी थी। उसके साथ ये घटिया सलूक नहीं करना चाहिए था। या फिर आप उसको बदनाम कर देती कि वो एक बुरा आदमी है। वो एक कारोबारी आदमी था। उसको अपनी इमेज का बहुत ज़्यादा ख़्याल था। मगर इसकी इमेज ख़राब हो जाती अगर, तो यही उसके लिए मौत थी। लेकिन आपने उसे बेहिस और बेदर्दी से इस दुनिया से रवाना किया। मैं तो हैरान हूँ। फिर तो इसका मतलब कि आपके साथ बिल्कुल भी ठीक हुआ है। आपके साथ यही होना चाहिए था। मुझे गुस्सा आ गया कि आखिर को मैं भी एक मर्द था और मुझे पता था कि औरतों के पास अकल कम होती है और इस औरत ने तो अपनी छोटी सी अना के पीछे पहले खुद गलती की और इसके बाद इस गलती का बदला लेने के लिए वो सब कुछ किया। अगर इसके बाप ने इसकी शादी की थी तो क्या बुरा किया था? वो एक अमीर आदमी था। ये चाहती तो पूरे शहर पे हुकूमत कर सकती थी। वो इसके लिए प्लाज़े बना रहा था। सुना था कि उसने अपनी आधी जायदाद इसके नाम कर रखी थी, जो अभी भी इसके नाम थी। फिर उसे ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? ना सिर्फ अना परस्ती थी और कुछ भी नहीं था। मैंने कहा कि माफ़ कीजिएगा, पर आपने मेरी ज़िंदगी का 1 घंटा ज़ाया किया। मैंने आपके पीछे अपने बहुत सारे जज़्बात ज़ाया किए। मैं तो आप पे रहम खा रहा था, लेकिन आप रहम के काबिल मालूम नहीं होती। मैं बोलता चला जा रहा था। वो मेरी आंखों में ऐसे देख रही थी कि जैसे अपने शौहर को उसने बेदर्दी से मारा। अब अगली बारी मेरी है। मैंने कहा कि अब आप यहाँ से जा सकती हैं। मेरा वक्त ज़ाया करने का आपका बड़ा शुक्रिया। अभी मैंने इतना ही कहा था कि वो अचानक से खड़ी हुई और उसने अपने वजूद पे किया हुआ दुपट्टा उतार कर एक तरफ फेंक दिया। मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो तुम? बीवी मेरी आंखों में जिस तरह से देख रही थी, वो जाहिर है उसे मेरी बातें भी बुरी लगी थी। मैं समझ गया था कि वो क्या करना चाहती है। शायद वो सबको बुलाकर चीख-चीख कर ये बताना चाहती थी कि मैंने उसकी इज़्ज़त पर हमला किया, क्योंकि मैंने अपने ऑफ़िस में बुलाया था उसे और बाहर के लोगों को भी ये कहा था कि मुझे तंग ना करना। मैं कोई भी बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ और उसने ये बात भी खुद करवाई थी। वाक़ई ये औरत बहुत ज़्यादा शातिर थी, लेकिन मैं भी जानता था कि मुझसे ज़्यादा शातिर नहीं है, क्योंकि मेरे ऑफ़िस में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था
और वो बिल्कुल उसके सामने ही खड़ी थी। अगर वो कुछ भी करती तो ये सीसीटीवी कैमरा उसे सारा कुछ रिकॉर्ड कर लेता और ये बात मैं सबको दिखा सकता था। मैंने कहा कि तुम्हें ये ओछी हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो इस तरह से हँस रही थी कि जैसे वो नहीं, मैं मुजरिम हूँ और उसे नहीं, मुझे सज़ा होनी चाहिए। और अब आगे भी उसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ बुरा होने वाला है। उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, मैं एक अनापरस्त और मतलब परस्त औरत हूँ। मैं अपने लालची बाप की बेटी थी। अपने बाप को अल्लाह के बाद अपना सब कुछ समझती थी और उसने मुझे बीच मेरे शौहर ने 7 दिन तक मुझे कमरे में रखा और वहाँ पर मेरे साथ क्या करता रहा, मैं खुद तुम्हें बता चुका। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया और ये तुम्हें मैं अभी साबित करके दिखाऊंगी। उसने ऐसा कहा और थोड़ी देर बाद जब उसने अपने हाथों से अपनी कमीज को ऊपर उठाया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं ये देख के हैरान रह गया कि जो कुछ उसने अपने शौहर के साथ किया था वो उसके साथ भी हुआ था। इसका मतलब कि उसने हूबहू वही बदला लिया था, उसके शौहर की गई ज्यादती का बदला था, जैसा पहले उसके साथ हो चुका था। उसने कहा, जब मेरे शौहर का दिल मुझसे भर गया तो उसने उस दिन मुझे एक कमरे में कैद कर दिया और वहां पर 3 जंगली जानवरों को छोड़ दिया और 3 घंटे तक मैं इस कमरे में थी। वो लोग जानवर थे, उनको नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। वो वही करते रहे थे जो जानवर करते हैं। 3 घंटे तक मैंने किस तरह से अपनी जान बचाई होगी, एक खाली कमरे के अंदर जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। न जाने बाहर का रास्ता अपने बचाव की कोई चीज सोच सकते हैं। आपके 3 घंटे मेरी जिंदगी के कैसे थे। अपने ही दोस्तों के आगे मुझे भेड़ बकरी की तरह डाल दिया। मैं औरत थी, कमजोर पड़ गई और इसी कमजोरी के बायस उन जानवरों से खुद को छुड़ा ना सकी। मैंने इसका दुपट्टा पकड़ के उसके वजूद पे करवा दिया। मैं जमीन पे बैठ गया और सजदे में गिर गया। मैंने कहा कि तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। लेकिन मुझे सोच के हैरान हूं मैं कि ये जो इतने अमीर लोग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, दुनिया के हर सुख होते हैं, इनको ऐसा नफसियाती और ज़हनी मरीज नहीं होना चाहिए। इनके दिल में तो रहम दिली होनी चाहिए। गरीब आदमी तो 2 वक्त की रोटी कमाने के पीछे ही लगा रहता है, लेकिन ये चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। इनके दिल तो मुतमईन होते हैं, इनको तो कोई टेंशन नहीं होती। इनके पास तो बाप दादा की दौलत इनको मिल रही होती है, फिर ये इस तरह की नफसियातीपन कैसे कर सकते हैं। मैंने सोच लिया था कि मैं इस औरत की मदद करूंगा और इसे यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा। अगर मैं चाहता तो मैं ऐसा कर भी सकता था। मैं इसे वहां से भेज देता और तसल्ली दी कि उसे कहा कि मुझे तसल्ली की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना बदला ले लिया है। जो निशान मेरे वजूद पे लगे हैं वैसे ही निशान उसके वजूद पे लगे, लेकिन वो इनको बर्दाश्त नहीं कर पाया। सच कहते हैं औरत में मर्द से ज़्यादा हिम्मत होती है। मैं वाकई इस बात का कायल हो गया था। उसने जो किया था बिल्कुल ठीक किया था। वो वहां से चली गई और उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे जेल से निकलवाऊं और मेरी वो कोशिश अभी तक भी जारी है। पर मैं इससे पहले आप लोगों से ये मशवरा लेना चाहता हूँ कि क्या मुझे ऐसी औरत को बाहर निकालना चाहिए? क्या आपको लगता है कि रामीन मलिक ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया? और क्या वो इस काबिल है कि उसे जेल से बाहर निकाल दिया जाए? आप भी इसके लिए माफी का कोई रास्ता बचता है क्या? क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है। वो आदमी बहुत बड़ा था, असर और रसूख रखता था, मगर उसके इन कारनामों से कोई भी दूसरा शख्स वाकिफ न था। इसकी कातला को छोड़ दिया जाता तो लोग हंगामा आराई जरूर करने लगते। इसलिए आप जरूर मुझे बताइएगा कि मैं इस औरत के लिए इंसाफ का तलब करूं तो कैसे करूं।